नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रिसेंट में मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे पर लाइव चल रहे एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट की वीडियो डाली थी और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। आज की वीडियो में हम मेनली 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स के अंदर किस वेबसाइट पे अप्लाई करना है और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। सेकेंडली हम बात करेंगे रिसेंट में अफोर्डेबल में ड्रा से पहले और ड्रा के बाद अपने एप्लीकेंट्स को किस डाउट्स और इश्यूज का फेस करना पड़ा। और थर्डली हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट, रिफंड टाइमलाइन, सरेंडर का प्रोसेस क्या होता है और सरेंडर के प्रोसेस में कितनी अमाउंट डिडक्ट होती है, और यदि मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर अप्लाई कर रखा है तो मेरे साथ सिनेरियो क्या रहेगा। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि हमें अप्लाई कहाँ करना है। तो आपको बता दूं कि अफोर्डेबल की एप्लीकेशन के लिए हमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके सबसे पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू। उसके बाद हमें ई-KYC कंप्लीट करनी पड़ेगी और ई-KYC के लिए आपको डिजी लॉकर की ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। आप ऑनलाइन ब्राउजर के अंदर ही ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आईडी लॉगिन करके हमें एप्लीकेशन फिल करनी है और उसके साथ हमें एफिडेविट उसके अंदर अपलोड करना है। और रिसेंट में अपने यूजर को सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी पेमेंट मोड को लेके। तो इसके अंदर 590 रुपये वाली जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो UPI से क्लियर हो जाती है, लेकिन मेन पेमेंट जो टोटल का 5% होती है एप्लीकेशन फीस, उसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की नीड होती है। तो काफ़ी एप्लीकेंट्स की जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट नहीं थी और कुछ के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑफ थी। तो इसीलिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन फिल करो तो उन्हें एक्टिव करें और अपनी लिमिट को इंक्रीज करें। और आपको बता दूं कि नेट बैंकिंग के अंदर ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI बैंक ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और यदि आपको ऑनलाइन पेमेंट करने में कोई इशू फेस हो रहा है तो आप चालान के थ्रू वो पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। आप चालान जनरेट करें और बैंक में जाके चेक के थ्रू वो पेमेंट क्लियर करवाएं, जो नॉर्मली एक दिन के अंदर वो कंप्लीट हो जाती है अपडेट होने में। तो अगली बार इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। अगला पॉइंट है ड्रा से पहले का प्रोसेस और ड्रा के बाद का प्रोसेस। ड्रा से पहले एक स्क्रूटनी चलती है और स्क्रूटनी में अपने डॉक्यूमेंट जो है उनकी वेरिफिकेशन होती है कि यदि मान लो किसी ने कोई डॉक्यूमेंट गलती से दूसरा अपलोड कर दिया तो उसके पास एक मेल आएगी करेक्शन के लिए। तो आप उसी मेल के ऊपर रिवर्ट डाल सकते हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को। तो इसीलिए जो भी किसी अफोर्डेबल के अंदर आप अप्लाई करते हो तो टाइमली अपनी मेल आईडी को जरूर चेक करते रहें। और ड्रा के बाद में जो रिजल्ट होता है वो PDF फॉर्म के अंदर TCP वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जाता है। तो आप वहां से डाउनलोड करके दोनों को, जो विनर लिस्ट है और जो वेटिंग लिस्ट है, दोनों को चेक कर सकते हैं। और यदि आपका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं है तो आपको अलग से कोई प्रोसेस करने की नीड नहीं है। आपका रिफंड है वो ऑटोमेटिकली होगा और रिफंड की टाइमलाइन होती है इसमें 15 से 20 वर्किंग डेज में। तो इसीलिए मेल का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। अब बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट के ऊपर। तो वेटिंग लिस्ट का सिनेरियो क्या होता है कि विनर लिस्ट के बाद में जो अपनी काउंटिंग चलती है सीरियल नंबर की हिसाब से, उसमें कुछ वेटिंग नंबर्स को रखा जाता है। तो यदि विनर लिस्ट के अंदर किसी को अपने चॉइस की यूनिट ना मिलने पर, बजट का इशू होने पर या कोई पर्सनल रीजन के कारण यदि वो सरेंडर करता है तो उसकी यूनिट वेटिंग लिस्ट में नंबर वाइज उस एप्लीकेंट को ऑफर की जाती है। तो यदि आपको वेटिंग लिस्ट में नंबर अंडर 100 है तो आपको इसमें रुकना बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन यदि आपका नंबर 100 से ऊपर है तो उसमें मिलने के चांसेस थोड़े से पूर रहते हैं। और यदि आपको वेटिंग लिस्ट में नहीं रहना तो आपको जिस मेल से कंफर्मेशन मेल आई है उसी के ऊपर आपको रिप्लाई डालना होगा कि मेरे को इससे रिमूव होना है। उस केस में आपकी पेमेंट 45 से 60 डेज के अंदर रिटर्न मिलेगी। और अब प्रोसेस आता है सरेंडर का। यदि आप सरेंडर प्रोसेस में जाते हो तो आपको
जो एक मेल आएगी, कंफर्मेशन मेल मान लो या वेलकम मेल मान लो, उसी के ऊपर आपको कुछ इस टाइप से परफॉर्मा बना के उसके ऊपर वापस रिवर्ट करना होगा। और आपको बता दूं कि सरेंडर के फॉर्म में कुछ अमाउंट अपनी डिडक्ट होगी, और डिडक्ट अमाउंट में टोटल का 1% कॉस्ट प्लस 25,000 रुपये प्लस 25,000 रुपये की जीएसटी जो रहती है 18%। तो ये मान लो अगर किसी फ्लैट की कॉस्ट 30 लाख रुपए है तो सरेंडर के केस में आपका 59,500 रुपये का डिडक्शन उसमें होगा। और टाइम पीरियड भी इसमें डिडक्शन बढ़ता रहता है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। विद इन 1 ईयर यदि आप सरेंडर करते हो तो आपका 1% कटेगा, यदि 2 साल के अंदर आप सरेंडर करते हो तो आपका 3% जाएगा, और यदि आप 2 साल के बाद सरेंडर करते हो तो आपका 5% कटेगा इसके अंदर। सरेंडर प्रोसेस के लिए आपको जिस वेलकम मेल के थ्रू आपके पास मेल आई है उसके ऊपर आपको इस टाइप से एप्लीकेशन फिल करके सेंड करनी होगी, और उसके रिवर्ट में आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी और एक सरेंडर फॉर्म मिलेगा आपको। वो फिल करके आपको उनके पास में ऑफलाइन उनके ऑफिस में जाके सबमिट करवाना होगा, तब आपका कैंसिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और उसके अंदर एक एफिडेविट मिलेगा जिसको आपको नोटरी करवा के देना होगा। एक सिनेरियो अपना ये भी बनता है कि यदि आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर अप्लाई किया है तो उस केस में क्या सिनेरियो रहेगा। तो यदि मान लो आपको किसी अफोर्डेबल के अंदर आपका विनर लिस्ट में आपका नाम है, उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट का रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने से पहले उसकी स्क्रूटनी चलती है। तो उसकी स्क्रूटनी के थ्रू आपके पास एक मेल आएगी कि आपका ऐसे ऐसे इस प्रोजेक्ट के अंदर आप विनर लिस्ट में हो, तो आप 2 प्रोजेक्ट्स को इकट्ठा नहीं रख सकते। तो उस केस में आपको या तो पहले वाले प्रोजेक्ट में सरेंडर करना पड़ेगा या दूसरे प्रोजेक्ट में अपनी एप्लीकेशन विड्रा करनी पड़ेगी। तो उस प्रोसेस में आप सेकंड जो आपने एप्लीकेशन फिल कर रखी है, आप टीसीपी पोर्टल पे जाके खुद से वहां पे विड्रा नहीं कर सकते। तो जैसे आपके पास वो स्क्रूटनी की मेल आती है, आपको उसी मेल के ऊपर रिप्लाई डालना होगा कि मेरे को इसमें सरेंडर करना है। उसी केस में आपका वो सरेंडर में जाएगा, कैंसिल में जाएगा, सॉरी। और रिसेंट डिस्कशन में एक चीज और सामने आई है कि जिस पर्सन ने एक बार किसी एप्लीकेशन के अंदर सरेंडर कर दिया, तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो किसी भी अफोर्डेबल में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ना रहे। लेकिन अभी तक मैं इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीटली श्योर नहीं हूं। जैसे ही मेरे को कंफर्म अपडेट मिलेगी मैं आपको उसी टाइम पे अपडेट करूंगा। बताए गए किसी भी पॉइंट में यदि करेक्शन रिक्वायर्ड हो तो काइंडली मुझे आप अपडेट कर दें, ताकि हम अगली वीडियो में उस टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करें। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि किसी भी एप्लीकेशन के लिए जो लास्ट डेट होती है वो सबमिशन के लिए होती है, न कि उसकी पेमेंट डेट। उसकी पेमेंट डेट उसकी लास्ट डेट से 2 दिन पहले की होती है। तो हर अफोर्डेबल के अंदर आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें और अपने पेमेंट को उसी हिसाब से आप कंप्लीट करें। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर एप्लीकेशन फिल करने से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, तो आपको अर्ली अपडेट चाहिए तो प्लीज़ उस चैनल को जाके ज्वाइन करें। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।